So let us wait for 2 more minutes. Let all the students join. So I think we should start now. Yes, लास्ट लेक्चर में मैंने ये प्रोसेस स्टेट को स्किप किया था कि ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बाद मैं करवाऊंगा। तो आज इस लेक्चर में हम प्रोसेस स्टेट्स के बारे में ही करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस साइकिल ऑफ अ प्रोसेस। तो स्टेट्स क्या है, इनका मीनिंग क्या है, उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम वन बाय वन अभी क्लियर करेंगे। तो हमारे पास पहले कोई भी जो प्रोसेस होगा ऐसे जो भी होगा वो हार्ड डिस्क में पड़ा होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव में। अब आपने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड दे दी, ठीक है, /a.out। अब क्या होगा कि ये जरूरी नहीं कि ये तभी के तभी रैम में चला जाए अगर रैम पहले से फुल हो, वरना तो विदिन फ्यू माइक्रो सेकेंड ही ये चला जाता है वैसे तो, वरना लेकिन जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, अभी हार्ड डिस्क भी है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि अभी ये कहाँ पर पड़ा है, हार्ड डिस्क में, और आपने एग्जीक्यूशन की अभी कमांड दी है। जैसे आप कमांड दे रहे हो तब ये प्रोसेस आ जाएगा न्यू स्टेट में, तब ये प्रोसेस आ जाएगा न्यू स्टेट में। अब जैसे ये आपका अभी न्यू स्टेट में, वैसे नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि जैसे ये न्यू स्टेट से एकदम से ये रेडी स्टेट में चला जाएगा। रेडी स्टेट कब होगी, जब प्रोसेस आपका रैम में होगा, जब प्रोसेस आपका रैम में होगा। तो अब ये क्या है, रैम में आ गया है हार्ड डिस्क से, तो ये स्टेट कौन सी होगी है, रेडी स्टेट। जैसी ये प्रोसेस जो a.out था, सपोज करो, इसको प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाना पड़ा, इसको प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है और ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तब जब प्रोसेसर पर है a.out, तो ये स्टेट कौन सी होगी, रनिंग स्टेट या एग्जीक्यूटिंग स्टेट। अब जैसे ये प्रोसेसर पे जा रहा है तो ये क्या हो सकता है, इसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तब जब ये इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ी तो ये कौन सी स्टेट होगी, वेटिंग स्टेट। ठीक है, ये कौन सी स्टेट होगी, वेटिंग स्टेट। नेक्स्ट, आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट भी कर गया, फिर ये क्या कौन सी स्टेट होगी, टर्मिनेट स्टेट। ये तो अभी हमने बहुत ऊपर से अभी एक जस्ट आपको व्यू दिया है, ओवरव्यू दिया है कि ये डिफरेंट स्टेट्स क्या है। अब
हम एक्चुअल में इसको थ्योरेटिकली अब करना स्टार्ट करेंगे। न्यू क्या है? द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। क्रिएटेड तो है, जैसे आपने रन किया तो वो प्रोसेस अभी क्रिएट हुआ नहीं, आप कर रहे हो, तो उस ऑपरेशन को क्या बोलोगे? न्यू स्टेट। रनिंग जब भी वो रैम में चला जाए, रेडी सॉरी रनिंग तो क्या है? जब वो प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है। वेटिंग कोई इवेंट अगर होने का वो वेट कर रहा है। रेडी द प्रोसेस इज वेटिंग टू असाइन टू अ प्रोसेस, वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर, मतलब रैम में है, उसको प्रोसेसर की वेट हो रही है। और टर्मिनेटेड द प्रोसेसर हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। अभी हमने देखो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं किया, अभी वन बाय वन थ्रू डायग्राम हम करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स भी अभी आ चुके हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वेटिंग के केस में वो रैम में तो जाएगा, रैम में होगा वो, लेकिन किसकी वेट करा हुआ? वो रेडी स्टेट में नहीं होगा, वो किस में होगा? देखो इनका क्वेश्चन वैलिड है, इन्होंने पूछा कि वेटिंग के केस में वो फिर रैम में जाएगा, रैम में होगा, बिल्कुल सही है बात, लेकिन वो रेडी स्टेट में नहीं होगा। रेडी स्टेट का मतलब वो प्रोसेसर की वेट नहीं कर रहा, वो रैम में है लेकिन वो प्रोसेसर की वेट नहीं कर रहा, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस या कोई काम की वेट कर रहा है। क्लियर? सो नेक्स्ट अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। देखो पहले तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स लिखी हुई हैं यही हैं, इसके अलावा भी आजकल कुछ स्टेट्स हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप को मैं काफी स्लोली इसको कवर करूंगा। आपके पास अभी मैंने बताया कि न्यू स्टेट कौन सी है? जब कोई प्रोसेस आपका अभी क्रिएट हो रहा है, अभी आपने लेटर सपोज ये कमांड अभी दी है, जैसे ये दी है, ये प्रोसेस अभी क्रिएट हो रहा है, तो ये कौन सा है? कौन सी स्टेट में हो? न्यू। जैसे ही वो क्रिएट हो गया और एडमिट हो गया, यहाँ एक बात आपने ध्यान कर देनी है कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कौन से प्रोसेस आएंगे? लेट अस सपोज न्यू स्टेट में अभी 100 प्रोसेसेस हैं और रैम में आपकी कैपेसिटी मान लो 10 प्रोसेस की है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये टर्म बाद में भी आएगी, लेकिन यहां समझनी बहुत जरूरी है। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कौन से प्रोसेस आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्लियर? इसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में कोई डाउट? ये अभी मैं करवाऊंगा जशन के रेडी से रनिंग से रेडी कैसे हुआ, वो मैं अभी करवाऊंगा, उसकी अभी स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इसके। ठीक है, अभी तो हम न्यू से रेडी की बात कर रहे हैं। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आपका कौन से प्रोसेस आएंगे ये डिसाइड करेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसमें किसी को कोई डाउट? अब रेडी स्टेट कौन सी है? रेडी स्टेट वो है कि जब प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट होना चाहते हैं और वो रैम में एडमिट हो चुके हैं, तो वो वाली स्टेट कौन सी होगी आपकी? रेडी स्टेट। के प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, हर प्रोसेस जो रैम में है वो रेडी स्टेट में भी ना हो, क्या पता वो इनपुट आउटपुट की वेट कर रहा हो। क्लियर? क्लियर? अब थर्ड स्टेट जिसकी बात कर रहे हैं वो है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट कौन सी होती है? जब आपके जो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया जाए, कोई भी प्रोसेस को जब सीपीयू एलोकेट कर दिया जाए, मतलब एग्जीक्यूशन उसको दे दी जाए, तो वो कौन सी होगी? आपकी रनिंग स्टेट। देखो अभी तक 3 स्टेट्स की हैं, न्यू, रेडी, रनिंग। ठीक है, अब ये रेडी स्टेट क्या है कि वो उसमें जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहते हैं वो रेडी हैं, मतलब रैम में रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। रनिंग स्टेट क्या है?
जब कोई प्रोसेस को प्रोसेसर मिला हुआ है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जो भी प्रोसेस जाएंगे ये डिसाइड करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसके बेस पे आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होंगे। देखो मैं दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। आपके पास यहां पर न्यू स्टेट है, यहां पर रेडी स्टेट है। अब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो भी जाएगा ये डिसाइड करेगा आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्लियर? अब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, अब मान लो रेडी स्टेट में रैम होगी आपकी, रैम में आपके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब कौन सा प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाए ये डिसाइड करेगा आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में वो डिसाइड करने के लिए आपके पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। रेडी से रनिंग स्टेट में कौन से प्रोसेस जाएंगे ये डिसाइड करेगा आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इन दोनों टर्म्स में किसी को डाउट हो जो अभी तक किया है? नो डाउट। सो आगे अभी हम इसको करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, मतलब न्यू से रेडी के लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उतनी बार नहीं कॉल करता जितनी बार उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कॉल करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर रैम की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो मान लो अगर रैम की कैपेसिटी 4 GB भी है तो वो मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ उसमें स्टे कर सकते हैं। लेकिन आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कम होते हैं, देखो न्यू स्टेट कहां पर होती है? देखो पहले तो प्रोग्राम होता है, एक्चुअली न्यू स्टेट में तो अभी भी वो प्रोग्राम है, उसको हम प्रोसेस वैसे ही बोल रहे हैं। अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अभी तो वो हार्ड डिस्क में है आपका न्यू स्टेट में, तो वो जैसी रेडी में जाएगा तो वो रैम में लोड हो जाएगा। क्लियर? तो न्यू तो एक तरीके से हमने उसको टर्मिनोलॉजी दी हुई है कि नया प्रोसेस अभी क्रिएट हो रहा है। कोई ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू का ज्यादा रोल नहीं है कि नए प्रोसेस कोई क्रिएट हो रहा है, उसको हमने न्यू के साथ वो बोल दिया। अब ये न्यू वाले कहां पर पड़े होंगे? हार्ड डिस्क में। ठीक है, न्यू वाले कहां पर पड़े होंगे? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से रैम तक कौन डिसाइड करके लेकर आएगा? मतलब आप इसको एक्चुअल में आपने जब टेक्निकली आपने बोलना है तो आपने ये बोलना है कि न्यू स्टेट से जब रेडी स्टेट में जाना है तो कौन डिसाइड करके लेकर आएगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो इसको कौन डिसाइड करके लेकर आएगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब रेडी से रनिंग स्टेट में जाना है तो कौन डिसाइड करेगा? आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्लियर ये दोनों टर्म्स? अब जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो उतनी बार कॉल नहीं होता जितनी फ्रीक्वेंटली आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कॉल होता है। मान लो आपका एक ही प्रोसेसर है, तो रैम में अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो बार बार उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में का काम होना चाहिए कि वो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस का एक मिक्स लेकर आए। हाँ जी, इस लाइन में अभी कंफ्यूजन होगी आपको, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो न्यू है, न्यू स्टेट है, न्यू से रेडी तक जाने के लिए मैंने बोला है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपके यहाँ पर जॉब पूल पड़ा है या प्रोसेस पूल पड़ा है, उससे ये रेडी स्टेट में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट कर लेकर आएगा। अब ये कौन से प्रोसेसेस इसको सिलेक्ट करने चाहिए कि ये मिक्स हो, सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस का मतलब क्या है? जिनको एग्जीक्यूशन के लिए ज्यादा टाइम सीपीयू का चाहिए, और एक इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस जिसको ज्यादा टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए चाहिए। अगर सारे के सारे सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस ये ले आया तो क्या होगा? आपकी इनपुट आउटपुट
डिवाइसेस आइडल रहेंगी। अगर सारे के सारे इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस ले आया तो ज्यादातर आपका सीपीयू आइडल रहेगा। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की ये ड्यूटी है कि वो गुड मिक्स ऑफ सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस एंड इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस लेकर आए। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट? ये बात क्लियर है भाई सभी को कि गुड मिक्स सिलेक्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को, ताकि आपकी सीपीयू भी की प्रोसेसिंग भी चलती जाए और इनपुट आउटपुट की बाउंड की भी प्रोसेसेस। सीपीयू बाउंड क्या है? जिसमें देखो कोई भी प्रोसेस है उसको अपनी पूरी एग्जीक्यूशन के लिए, मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग के टाइम भी बताया था, कभी उसको इनपुट आउटपुट बाउंड चाहिए, कभी सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। एक न्यूमेरिकल भी हमने किया था कि एक कभी इनपुट आउटपुट बाउंड की रिक्वायरमेंट है, कभी सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, ये चलता जाएगा। लेकिन सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस कौन से होंगे? जिनको 90-95% टाइम सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मान लो हम उसको सीपीयू बाउंड बोल रहे हैं। और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस कौन से होंगे? जिनको ज्यादा टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए लगता है। अब अगर सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस ही आ गए हमारे पास सारे, तो क्या होगा? जो सीपीयू है, सॉरी, जो सीपीयू है वो आपका चलता जाएगा, लेकिन जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इतनी काम में नहीं आएंगी। तो ये उसका डिसएडवांटेज होगा। अगर इनपुट आउटपुट बाउंड ऑपरेशंस वाले प्रोसेस आगे ज्यादा, तो क्या होगा? सीपीयू आपका आइडल रहेगा और इनपुट आउटपुट बाउंड के ऊपर लोड रहेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को गुड मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस लेकर आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, अब ये तो अभी हमने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किया। देखो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने ये डिसाइड कर देना है कि कौन सा प्रोसेस रेडी और रनिंग स्टेट में जाना चाहिए, लेकिन उस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कौन सा मॉड्यूल उसको रनिंग स्टेट में लेकर आएगा, उसको हम कहते हैं डिस्पैच। उसको हम कहते हैं डिस्पैच। कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे कौन सा मॉड्यूल लेकर आएगा उस एल्गोरिथम का, उसको हम बोलते हैं शेड्यूलर डिस्पैच। क्लियर है ये टर्म शेड्यूलर डिस्पैच क्या है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसका बना होगा? प्रोग्राम्स का। प्रोग्राम्स में क्या होंगे? डिफरेंट मॉड्यूल्स। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ने आपको ये बता दिया कि कौन सा आपका प्रोसेस रनिंग स्टेट में होना चाहिए, लेकिन रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन सा मॉड्यूल लेकर आएगा, उस मॉड्यूल को हम कहते हैं शेड्यूलर डिस्पैच। एल्गोरिथम मल्टी मॉड्यूलर, यहाँ पहली बात, हम एल्गोरिथम तो हमारे दिमाग में होता है, हम एक्चुअल में क्या होता है वो प्रोग्राम, और आप कोई भी ज्यादातर प्रोग्राम बना रहे हो वो मॉड्यूलर फॉर्म में होगा, ठीक है। जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो भी मल्टी, देखो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ने तो ये डिसाइड करके दे दिया कि आपका कौन सा प्रोसेस आगे रनिंग स्टेट में जाएगा, लेकिन उस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पर कौन सा मॉड्यूल लेकर जाएगा वो उसको बोलेंगे शेड्यूलर डिस्पैच, ठीक है। उसको चाहे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर ही रख लो चाहे बाहर रख लो, वो तो प्रोग्रामर की मर्जी है। शेड्यूलर डिस्पैच क्या है? देखो, मान लो रेडी स्टेट ने, सॉरी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ने आपको बता दिया कि P2 प्रोसेस रनिंग स्टेट में अब नेक्स्ट जाना चाहिए, ये बता दिया है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ने, लेकिन कौन सा मॉड्यूल उसको रनिंग रेडी से रनिंग तक लेकर जाएगा, उस मॉड्यूल को बोलेंगे शेड्यूलर डिस्पैच। क्लियर? तो ये देखो, ये आपको अब चैट भी दिख रही होगी, ये डाउट्स पूछे थे। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है अभी? ये मैं बताऊंगा अभी इंटरप्ट से डायरेक्ट रनिंग में टू रेडी कैसे आया, वो मैं बताऊंगा।
देखो राउंड रॉबिन और फीफो तो एल्गोरिदम्स हैं जिसको हमने कोडिंग में इंप्लीमेंट किया है, और उन्होंने उसको, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्रामर की मर्जी है कि उसने उसको सेम मॉड्यूल में डिस्पैचर को का कोड लिखा है या अलग मॉड्यूल में लिखा है। तो जनरली अलग मॉड्यूल में शेड्यूलर डिस्पैच का मॉड्यूल होता है, ठीक है। राउंड रॉबिन और फीफो एल्गोरिदम है, वो मॉड्यूल भी हो सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मॉड्यूल क्या होता है? एक पोर्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं बोलूंगा कि ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम में फीफो एल्गोरिदम यूज हुआ है, फीफो नहीं सॉरी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो वो क्या होगा, उसका तो एल्गोरिदम की कोडिंग होगी ना ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गोरिदम नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया होगा? कोई ना कोई प्रोग्राम से। वो प्रोग्राम डेफिनेटली एक मॉड्यूल ही होगा। मॉड्यूल भी एक प्रोग्राम का पार्ट ही है ना, बड़े प्रोग्राम का, तो जो खुद में भी एक प्रोग्राम हो सकता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस थे। अभी जो मेन आपका डाउट आ रहा है वो आ रहा है, ये रनिंग से रेडी में इंटरप्ट हुआ तो वो कैसे गया? अभी पहले हमने एक टर्म पढ़ी थी, मल्टीटास्किंग। उसमें क्या हो रहा था कि आपका टाइम शेयरिंग हो रहा था। मान लो P1 एंड P2, इनको CPU का टाइम चाहिए 7 एंड 5, और आपने क्वांटम टाइम मतलब CPU का टाइम शेयर वो कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। तो पहले 1 सेकेंड P1 चलेगा, फिर P2, देन P1, देन P2 एंड सो। अब मान लो कि P1 का टाइम पूरा हो गया रनिंग स्टेट में, क्वांटम उसका पूरा हो गया, तो ये अब क्या करेगा? अगर तो रैम में स्पेस है तो ये रनिंग से सीधा कहां जाएगा? रेडी स्टेट में। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है? इंटरप्ट ड्रिवन, तो इसके लिए वो इंटरप्ट तो जनरेट करेगा ही करेगा। क्लियर है? ये तो मैंने एक केस बताया है कि कैसे वो रनिंग से रेडी में कब किस केस में गया। इसके अलावा कौन सा हो सकता है? मान लो आपका P1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, रनिंग स्टेट में है, और जो P2 प्रोसेस आया आपका रेडी स्टेट में, वो क्या है? ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। तो अगर CPU का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रायोरिटी एल्गोरिदम है, तो अगेन वो क्या करेगा? रनिंग से उसको किस स्टेट में रख देगा? रेडी। क्लियर? ये कौन सी है? इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट। अब मान लो उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उसने वेटिंग स्टेट में इसको रख दिया। क्लियर? वेटिंग से फिर जब वो कंप्लीशन हुआ तो फिर वो वहां पे रेडी में चला गया। क्लियर है? अभी किसी को डाउट? तो ये तो होगी हमारी गैल्विन की बात, लेकिन अगर गैल्विन को भी आगे हमने अच्छे से समझना है तो दो स्टेट्स हमारे पास और होती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे रनिंग स्टेट है। अब रनिंग स्टेट से ये मेरी रेडी स्टेट में रैम ऑक्यूपाइड है सारी, तो खास तौर पर ये यूज होगा राउंड रॉबिन एल्गोरिदम या मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट्स में। अब यहाँ के बजाय कि हम इसको रेडी स्टेट में भेजें, हम भेज देते हैं एक और स्टेट बना ली, सस्पेंड रेडी। मतलब क्या है कि अभी रैम में जगह नहीं थी, तो हमने इसको सस्पेंड रेडी स्टेट में भेज दिया। क्लियर? या कोई और हायर प्रायोरिटी का आ गया तो उसने भी रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी में इसको भेज दिया। क्लियर? तो अब ये यहां से स्वैप इन एंड स्वैप आउट कौन कर रहा है? रेडी स्टेट से स्वैप इन एंड स्वैप आउट ये करता है। इसको उन्होंने नाम दिया है मीडियम टर्म शेड्यूलर। देखो यहाँ पर मैं जानबूझकर ये बता रहा हूँ, वैसे यहाँ पर इसका पार्ट नहीं है कि मान लो
समझो आप कि आपके पास रैम है और इसकी कैपेसिटी है 3 प्रोसेसेस की। अब आपका P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है उतनी देर में P4 भी आ गया। ये एग्जीक्यूट खत्म, इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हुई तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है या मल्टीटास्किंग एल्गोरिदम है, तो P4 यहाँ पर जाएगा। तो जो P3 प्रोसेस है वो उसको ये कहां पर भेज देगा, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में ये स्पेशल एक मेमोरी स्पेस पे भेज देगा। तो अब P3 यहाँ पे आया और P4 एंटर कर गया। अब यहाँ से ये बेसिकली क्या हो रहा है, मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में स्वैप आउट एंड स्वैप इन। P4 क्या हुआ, स्वैप इन, एंड P3 क्या हुआ, स्वैप आउट। तो ये कौन डिसाइड करेगा, आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्लियर है ये? हाँ जी, इसमें डाउट हो किसी को? सॉरी, रनिंग टू रेडी वाला इंटरप्शन नहीं आया समझ में। मैं बता देता हूँ मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है, दोनों मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रनिंग से ये रेडी में कैसे गया। आपके पास ये आप मान लो मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें क्या होगा, P1 P2 ये रैम में प्रोसेसेस हैं। अब मल्टीटास्किंग को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, टाइम शेयरिंग। क्लियर? ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें प्रायोरिटी वाले एल्गोरिदम के साथ भी ये रनिंग से रेडी में जा सकता है। अब P1 का जो टोटल टाइम है CPU का चाहिए वो 7 सेकेंड्स चाहिए, P2 को जो टोटल टाइम चाहिए वो 5 सेकेंड चाहिए। मान लो आपने एक बार में 2 सेकेंड्स का टाइम दे दिया, तो गैंट चार्ट में इसका कैसे बनेगा, 0 से 2 क्या जाएगा, P1, 2 से 4 P2, फिर 4 से 6 P1, 6 से 8 सॉरी 6 से 8 P2, एंड देन 8 से 10 P1, एंड 10 से 12 सॉरी 10 से 11 P2। क्लियर? देन 11 से 12 P1, ये ऐसा बनेगा ना। अब जैसे ही इसको P1 से P2 जाएगा तो इसका मतलब क्या है, P1 से P2 अब CPU के पास जा रहा है, स्विच करना है। तो जो आपका P1 प्रोसेस था वो पहले रनिंग स्टेट में था, अब कौन सी स्टेट में चला गया है, वो रेडी स्टेट। P1 पहले रनिंग स्टेट में था, वो अब कौन सी स्टेट में चला गया है, रेडी स्टेट में। ठीक है, फिर P2 आ गया, P2 रनिंग स्टेट में था, फिर एट टाइम यूनिट 4 वो किस स्टेट में चला गया, रेडी स्टेट में, और P1 रन करने लग गया। तो जब किसी प्रोसेस का भी टाइम, CPU का टाइम पेंडिंग है और वो रेडी एग्जीक्यूट हो रहा है और आप उसको फोर्सफुली रनिंग से रेडी को में लेकर आते हो, इस प्रोसेस को बोलते हो आप प्रीएम्पशन। एक चलो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उसको बोलते हो कि प्रीएम्पशन। यहाँ पे प्रीएम्पशन हो रही है कि आप फोर्सफुली, प्रोसेस तो अभी एग्जीक्यूट होना चाह रहा था और उसको प्रोसेसर मिला हुआ है, लेकिन आप फोर्सफुली उसको क्या कर रहे हो, रनिंग से रेडी स्टेट में लेकर आ रहे हो। ये करना क्यों रिक्वायरमेंट है, जैसे इस केस में तो उसका टाइम क्वांटम या टाइम शेयरिंग खत्म होगी। मान लो प्रायोरिटी का बेस क्या होता, पहले यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, P2 प्रोसेस एंटर हो गया और उसकी प्रायोरिटी हाई है P1 के कंपैरिजन, तो क्या होगा, रनिंग से ये P1 रेडी में चला जाएगा और P2 रेडी से रनिंग में चला जाएगा। क्लियर? वो तो आपके ओवरऑल सिस्टम के साथ होगा। यस राहुल, इसका समझ में आया? अब जो बात कर रहे हो आप वेटिंग, वेटिंग स्टेट में क्यों जाना चाहिए,
क्योंकि वो वेट और है, ये यहाँ पर जो वेटिंग स्टेट हम उसको बोलते हैं कि इनपुट आउटपुट के इवेंट की या किसी और वजह से उसको आपने वो किया है, तो वो वेट कर रहा है। ये स्टेट और वो वेटिंग टाइम में फर्क है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी इवेंट के लिए उसको वेट करना पड़ा, जब वो इवेंट हो गया वो फिर रेडी स्टेट में चला गया। रेडी स्टेट क्या है कि वो उसको कोई और काम नहीं करना, उसने सिर्फ और सिर्फ रन होना है। ठीक है, रेडी स्टेट कौन सी है? जब वो सिर्फ और सिर्फ रन होना चाहता है और उसको वेटिंग में इनपुट आउटपुट को ही लिया जाता है ज्यादातर, हम ये बोल सकते हैं। और भी तरह के इंटरप्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बोली है आपने, जो समझ में नहीं आई, दैट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? अब मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है कि अभी मैंने बोला कि ये रनिंग से रेडी स्टेट में चला जाएगा। मान लो ये आपकी रैम तो पहले से ऑक्यूपाइड है, रेडी स्टेट में जितने प्रोसेसेस आ सकते थे मैक्सिमम पहले से हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है, न्यू से वो अगले को जाना है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, बेसिकली रेडी से वो किसमें ले आएगा, ये जो रनिंग के बाद किसमें ले आएगा, ये ले आएगा सस्पेंड रेडी में। यहाँ पर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो उसको भी सस्पेंड रेडी में। तो ये कौन डिसाइड करेगा अब सस्पेंड रेडी से फिर दोबारा रेडी में जाना है जब ये इसकी बारी आएगी? ये काम होगा मीडियम टर्म शेड्यूलर का। यहाँ पर किसी को डाउट हो कि मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? देखो आपकी रैम पहले से ऑक्यूपाइड है, रेडी स्टेट में जितने प्रोसेसेस आने चाहिए थे वो पहले से हैं, तो बेसिकली वो रैम रनिंग से किस में चला जाएगा, सस्पेंड रेडी में। फिर जब भी उसकी बारी आएगी तो देन अगेन वो उसमें जाएगा। तो ये किसका काम होगा? दैट इज द वर्क ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये सस्पेंड रेडी स्टेट कहां पर होगी? हार्ड डिस्क में, ना कि रैम। क्लियर है ये? नहीं, रियल में होती है। जो सस्पेंड रेडी में आप बेसिकली वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है, जो आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा। मान लो आपकी रैम खत्म होगी तो प्रोसेस तो अभी जो आपका मल्टीटास्किंग वाला सिस्टम है वो तो चल ही रहे हैं ना, तो वो कहां से, उसको एक हार्ड डिस्क का पर्टिकुलर लोकेशन होगी, वर्चुअल मेमोरी हम उसको बोल देते हैं, तो वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम पहले रैम में लेकर आता है, फिर रैम से जब उसकी बारी आती है तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको ये कौन डिसाइड करता है? मीडियम टर्म शेड्यूल, कई ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है ये अजम्पशन नहीं है, सच में ऐसा होता है कई ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें राउंड रॉबिन खासतौर पर एल्गोरिथम। नेक्स्ट है, एक तो होगी हमारी, देखो रैम जब फुल हो जाए तो सिस्टम तो हैंग होता है, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन रैम में सिर्फ रेडी स्टेट के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ प्रोसेसेस को रखा है, कुछ प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूशन के लिए होती है। लेकिन जब आपका ये पता है कि प्रोसेसेस वन बाय वन ऐसे ऑपरेट होने हैं तो वो हो जाते हैं अवेलेबल, तभी जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है कई ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज भी नहीं करते। सिस्टम हैंग ऐसे नहीं होता कि आपके पास, देखो सिस्टम हैंग कब होगा? आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज्यादा हैं और वो आपकी रैम से संभल नहीं रहे। क्लियर? यस ऋषित, कोई डाउट है तो पूछो। एक आपकी स्टेट होगी, यहां पर सस्पेंड रेडी है, एक है सस्पेंड वेटिंग। अब सस्पेंड वेटिंग स्टेट का मतलब क्या है कि बजाय के रैम में से आप वो वाले प्रोसेस रिमूव करो कि जो एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, आप रैम में से वही प्रोसेस रिमूव कर दो जो अभी वेटिंग स्टेट में है। क्लियर? तो इसकी एग्जांपल अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, मान लो अभी तक हमारे इसमें जूम में इनकी लिमिट होती कि 150 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो एक तो है कि जो बस हर को टाइम बांट दिया कि एक स्टूडेंट को इतनी देर है तो बाकी उसको लॉग ऑफ करवा लिया उसके बाद। दूसरा वे क्या है
कि मैं ये डिसाइड कर लूं कि कौन से स्टूडेंट एक्चुअली प्रेजेंट है और उन्होंने सिर्फ ज्वाइन करके वो छोड़ नहीं गए, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रेजेंट हैं उनको तो मैं सस्पेंड ना करूं, जो ज्वाइन करके छोड़ के हैं मैं उनको निकाल दूं, ताकि वो तो वैसे ही वेटिंग स्टेट में थे, तो उनका तो वैसे ही उनको कोई यूज नहीं था। तो जो रेडी स्टेट के हैं वो मैं रैम में रखूं, जो वेटिंग स्टेट के हैं वो मैं उसको सस्पेंड कर। लेकिन ये वाले एल्गोरिदम हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डील नहीं करता, तो इसीलिए जो गैल्विन की बुक है उसमें यही स्टेट्स है, उसमें सस्पेंड, रेडी एंड सस्पेंड। क्या पता चलेगा कार्तिक? देखो वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पीसीबी में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, अगर आपको मैंने पीसीबी करवाया था तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है वो प्रोसेस स्टेट का है, कि आपका प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि आपका प्रोसेस अभी रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है या किस में। क्लियर? ठीक है ना, वो तो इसमें इंफॉर्मेशन होगी। हाँ जी, और डाउट हो किसी को तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल कह लो या क्वेश्चन कह लो, तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो। ये विजिबल है? यस, ये विजिबल है क्वेश्चन। ओके, तो इसको सॉल्व करो आप कि कौन सी इनमें से एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। आपने वन बाय वन इसको एनालाइज करना है और फिर हम लेक्चर को ओवर करेंगे। आप 2 मिनट्स ले लो, फिर उसके बाद मैं इसको 1 मिनट और आप सोचते जाओ, तो उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करूँ। आंसर इज 2 and 3। तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, सभी प्लीज देखो, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स वहां ना क्लियर हो तो इसके थ्रू हो जाए। अब इन्होंने बोला है इफ अ प्रोसेस मेक्स अ ट्रांजिशन डी, it would result in another process making transition A immediately। ठीक है, अब ट्रांजिशन ए का मतलब क्या है? स्टार्ट टू रेडी। यहाँ स्टार्ट को मतलब आप न्यू स्टेट बोल सकते हो। ए में क्या है? न्यू से रेडी होगी जब भी आपकी डी स्टेट होगी, ट्रांजिशन डी होगी। डी क्या है? जब भी आपका कोई प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो ए साथ ही साथ हो जाएगी। क्या ये ट्रू है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक टर्म बोली थी कि स्टार्ट से रेडी या न्यू से रेडी कब होगी, कौन डिसाइड करेगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं चलता जितनी फ्रीक्वेंटली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर चलता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसी कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए, ये जरूरी नहीं कि आपका हमेशा साथ ही के साथ इमीडिएटली टर्म आई है ना कि यहां से यहां वो चले। तो ये काम किसका है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, जो इतनी फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं होता। क्लियर? किसी को डाउट भी फर्स्ट वाला फॉल्स क्यों है?
किसी एनीबडी हैज डाउट के फर्स्ट वाला फॉल्स क्यों है? क्योंकि आपके पास जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो इतनी फ्रीक्वेंटली कॉल ही नहीं होगा कि आप इमीडिएटली आप बोल सको कि ये इमीडिएटली जैसी एक प्रोसेस टर्मिनेट होगा कि इमीडिएटली वो सेकंड स्टार्ट। अब प्रोसेस P2 in block state can make transition P while another process P1 is in a running state। देखो कोई प्रोसेस P1 रनिंग स्टेट में है तो जो प्रोसेस पहले ब्लॉक स्टेट में तो वो उतनी देर में रेडी स्टेट में तो आ ही सकता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, वो तो रेडी स्टेट में आ ही सकता है ब्लॉक से। तो ये वाली सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है। थर्ड, द ओएस यूजेस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है कि अगर कोई प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है और वो आगे भी होना चाहता है लेकिन आपने फोर्सफुली उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, मतलब उससे प्रोसेसर छीन लिया, तो वो क्या होगा? प्रीएम्प्शन। तो आप बताओ यहाँ पे प्रीएम्प्शन किस ट्रांजिशन की वजह से हो रही है? एनीबडी के प्रीएम्प्शन यहाँ किस ट्रांजिशन की वजह से हो रही है? सी, बिल्कुल सही। तो प्रीएम्प्शन किस वजह से हो रही है? आप रनिंग से रेडी में जा रहे हो थ्रू सी स्टेट। क्लियर? आपने पिछले मैंने उसमें भी यही एक्सप्लेन किया था। द ओएस यूजेस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ये तो इसमें ट्रू नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ अगेन ट्रांजिशन सी। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अभी हमारे पास टोटल टाइम के अकॉर्डिंग तो 7-8 मिनट्स है, मतलब वैसे 4 मिनट्स हैं जो एलोकेटेड। तो किसी को अगर कोई डाउट है तो वो हम ले सकते हैं। एनी डाउट? सो मैं अज्यूम करता हूं कि ये क्लियर है। प्रीएम्प्टिव का मीनिंग क्या है कि आपके पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्प्टिव? प्रीएम्प्टिव क्या है कि आपने प्रीएम्प्ट कर लिया, वो पहले से था उसको निकाल दिया आपने। तो यहाँ पर मान लो कोई प्रोसेस P1 रनिंग स्टेट में था, मान लो P1 कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था और वो आगे भी एग्जीक्यूट होना चाह रहा था, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको बोला कि नहीं, अब आप आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते फॉर वट एवर द रीजन भी। जैसे टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में या राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में आपके पास क्या होगा कि वो जैसे टाइम क्वांटम पूरा होगा वो रनिंग से के उसको भगा देगा कि आप अभी सीपीयू कर रहे हो तो अब दूसरे प्रोसेस की बारी है। क्लियर? फिर कभी तीसरे प्रोसेस की बारी। पीसीबी के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? वो तो पीसीबी के रिलेटेड ज्यादा थ्योरेटिकल है। तो सर इज फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज फॉल्स? देखो यहाँ पर ऑलवेज फॉल्स तो नहीं बोल सकते कि बाई चांस एक आपका टर्मिनेट हुआ तभी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने रेडी कर दिया, तो हर केस में तो ऑलवेज को फॉल्स नहीं हम बोल सकते, लेकिन यहाँ पर जेनरिक पूछा गया था तो वो हम कह सकते हैं। सर अगर कोई प्रोसेस रनिंग में से रेडी में जाएगा तो वो वेटिंग नहीं, रनिंग से रेडी में वो वेटिंग में होकर जाता तो ये वाली चीज बनती ना एफ एंड डी। यहाँ पर एफ एंड डी किस लिए है कि इसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, वो तो सीधा रनिंग से रेडी में जाएगा। वो तो यही डायग्राम यही इलस्ट्रेट कर रही है। प्रीएम्प्टिव समझ में नहीं आया? मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहां पर आपका सीपीयू है, प्रोसेसर 1 अभी एग्जीक्यूट कर रहा है इसके ऊपर, इसका सीपीयू का इसको 3 सेकंड्स चाहिए, इसको 4 सेकंड्स चाहिए, लेकिन आपका मान लो क्वांटम टाइम है 1 सेकंड। अब आफ्टर 1 सेकंड सीपीयू क्या करेगा? अगर टाइम शेयरिंग सिस्टम है, प्रोसेसर 1 की बजाय प्रोसेसर 2 को सीपीयू देगा और इसको दोबारा रनिंग से रेडी स्टेट में लेकर आएगा। तो P1 तो अभी एग्जीक्यूट 2 सेकंड्स के लिए और होना चाह रहा था ना, लेकिन
ये हमारा एल्गोरिदम कौन सा है, टाइम शेयरिंग या राउंड रॉबिन। तो उसने बोला कि भाई 1 सेकंड्स आपके पूरे हो गए, तो अभी आपको प्रोसेसर को P2 के लिए खाली करना पड़ेगा। मतलब आपने इसको फोर्सफुली प्रीम्प्ट कर दिया, यहां से निकाल दिया। कहां से, सीपीयू की एग्जीक्यूशन से। ये अभी होना चाह रहा था एग्जीक्यूट P1, लेकिन क्योंकि ये टाइम शेयरिंग सिस्टम था, इसका क्वांटम ऑफ 1 सेकंड पूरा हुआ, तो आफ्टर 1 सेकंड प्रोसेसर किसको मिलना था, नेक्स्ट प्रोसेस को, दैट इज P2। तो आपने P1 प्रोसेस को यहाँ प्रिंट कर दिया, किसके लिए, P2 के लिए। हाँ जी कार्तिक, आ गया समझ। तो अगर नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल से कर लेंगे, ठीक है, शेड्यूलिंग में ये होगा। तो दैट्स ऑल।